हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेवाड़ी आईएएस में। आज हम आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष के बारे में पढ़ेंगे। इस संघर्ष को कर्नाटक युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इससे पहले की वीडियोज़ में हमने भारत में आने वाली यूरोपीय शक्तियों के बारे में पढ़ा है, जिसमें पुर्तगीज, डच, ब्रिटिश, डेनिश और फ्रांसीसी मुख्य थे। यदि आपने इनसे संबंधित वीडियोज़ को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियोज़ का लिंक दिया गया है और आप उसे वहां से देख सकते हैं। उम्मीद है आपको यह प्रोग्राम बेहद पसंद आएगा। आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष। आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष को कर्नाटक युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। कर्नाटक युद्ध के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये संघर्ष जो हुए थे यह कर्नाटक प्लेस में हुए थे। भारत के कर्नाटक क्षेत्र में आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष हुए थे, इसलिए इन संघर्षों को आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष या कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। मुख्यतः अंग्रेजों और फ्रांसीसियों का भारत में आने का मुख्य उद्देश्य था व्यापार करना, लेकिन राजनीति में हस्तक्षेप करने से इनको अपना फायदा दिखा। इसलिए राजनीतिक वर्चस्व को स्थापित करने के लिए इन दोनों शक्तियों के मध्य संघर्ष होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आंग्ल और फ्रांसीसियों का जो उद्देश्य था व्यापार करना, वह अब धीरे धीरे परिवर्तित होने लगा राजनीति में। राजनीतिक हस्तक्षेप करना और राजनीति में अपना वर्चस्व स्थापित करना, यह उनका मुख्य उद्देश्य बनने लगा, जो एक प्रमुख कारण रहा इन दो शक्तियों के बीच संघर्ष होने का। इन संघर्षों के चलते अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच 3 युद्ध हुए, जिनको कर्नाटक युद्ध कहा जाता है। कर्नाटक युद्ध आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष के मध्य 3 युद्धों में पहला युद्ध था कर्नाटक युद्ध, जिसको सैंड थोमे का युद्ध भी कहा जाता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध की शुरुआत 1746 में होती है और इसकी समाप्ति 1748 में ओक्सला सैपल की संधि के द्वारा पूर्ण होती है या समाप्त होती है, कह सकते हैं हम। और दूसरा कर्नाटक युद्ध की शुरुआत 1749 से शुरू होती है और 1754 में इस युद्ध की समाप्ति होती है, जहां पर पांडिचेरी की एक संधि की जाती है। इसी प्रकार तीसरा कर्नाटक युद्ध 1758 में शुरू होता है और 1763 में पेरिस की संधि के साथ इस युद्ध की समाप्ति होती है। ये कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं, इनको आपको याद रखना होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कभी फैक्ट भी पूछ लिए जाते हैं जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध को सेंट थोमे का युद्ध भी कहा जाता है। इसको समझने के लिए हमें कुछ मैप की सहायता से इसको समझना होगा। इंडिया है, इंडिया में यहाँ पर ये वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को कहा जाता है। इस क्षेत्र को उस समय यह क्षेत्र आता था कर्नाटक क्षेत्र, और यहाँ पर ये था मैसूर था, और इसी के चलते ये वाला जो ये क्षेत्र था,
ये था हैदराबाद और यहाँ पर था मराठा। ठीक है, यहाँ पर कर्नाटक क्षेत्र में इस जगह था मद्रास। क्या था? मद्रास। मद्रास। और यहाँ पर इस बिंदु पे यहाँ पर था पांडिचेरी। 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 और ये वाला जो क्षेत्र था ये था त्रावणकोर। 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 यहाँ पर ये क्षेत्र, इस क्षेत्र को मैसूर क्षेत्र कहा जाता था, मैसूर। और यहाँ पर ये मराठा थे, मराठा। ये था हैदराबाद। हैदराबाद। और ये था कर्नाटक। कर्नाटक। ठीक है, जो प्रथम कर्नाटक युद्ध होता है इसमें फ्रांसीसी डुप्ले था गवर्नर। फ्रांस का गवर्नर फ्रांसीसी डुप्ले द्वारा जो ये मद्रास था इस पर नियंत्रण स्थापित कर लिया जाता है, क्योंकि मद्रास उस समय अंग्रेजी शक्ति के अधीन था। जब मद्रास पे डुप्ले द्वारा नियंत्रण किया जाता है, मद्रास पर नियंत्रण किया जाता है, तो कर्नाटक का नवाब हुआ करता था अनवरुद्दीन। कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन द्वारा इसका विरोध किया जाता है। विरोध किया जाता है क्योंकि अनवरुद्दीन द्वारा इसका विरोध किया जाता है क्योंकि यहाँ पर मद्रास में डुप्ले ने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। कर्नाटक के नवाब और डुप्ले के बीच युद्ध होता है। इस युद्ध को सेंट थोमे का युद्ध भी कहा जाता है। इसमें नवाब की हार होती है। ये नवाब है, नवाब, इसकी हार होती है। वहीं पर डुप्ले विजयी रहता है। डुप्ले की विजय होती है। इसी के चलते जब नवाब की हार होती है तो 1748 में एक संधि की जाती है। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य एक संधि होती है, जिस संधि को एक्सला सैफल की संधि कहा जाता है। एक्सला सैफल की संधि कहा जाता है। इस संधि में यह निर्णय लिया गया कि जो मद्रास है, मद्रास को पुनः अंग्रेजों को वापस कर दिया जाए। इस युद्ध से यह निर्णय सामने आया कि भारतीय शक्तियों की कमजोरियों को उजागर कर दिया इस युद्ध के द्वारा, क्योंकि यहाँ पर नवाब का हारना यह सिद्ध करता है कि यहाँ पर शक्तिशाली जो नवाब शक्तिशाली हैं, उनकी कमजोरियाँ क्या हैं, ये हमें कर्नाटक युद्ध से पता चलता है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध की शुरुआत 1749 में होती है और 1754 में इसकी समाप्ति होती है। जिस प्रकार प्रथम कर्नाटक युद्ध को सेंट थोमे का युद्ध कहा जाता है, उसी प्रकार द्वितीय कर्नाटक युद्ध को अंबूर का युद्ध कहा जाता है। यह 1749 में होता है।
द्वितीय कर्नाटक युद्ध कर्नाटक के उत्तराधिकार को लेकर हुआ। इसमें कर्नाटक और हैदराबाद में संघर्ष होता है। कर्नाटक और हैदराबाद में संघर्ष होता है। कर्नाटक में जो इसके उत्तराधिकार के लिए दो प्रतिद्वंदी थे, उनमें एक था अनवरुद्दीन और दूसरा प्रतिद्वंदी था चंदा साहब। उसी प्रकार हैदराबाद में इस उत्तराधिकार के लिए दो प्रतिद्वंदी थे। एक था नासिर जंग और मुजफ्फर जंग। मुजफ्फर जंग। इसमें जो फ्रांसीसी साथ देते हैं वह चंदा साहब और मुजफ्फर जंग का साथ देते हैं। चंदा साहब और मुजफ्फर जंग का साथ देते हैं फ्रांसीसी, और अनवरुद्दीन और नासिर जंग का साथ देते हैं ब्रिटिश। ब्रिटिश सेना का नेतृत्व क्लाइव कर रहा था। और फ्रांसीसी सेनाओं का नेतृत्व उस समय डुप्ले कर रहा था। ये वही डुप्ले हैं जिन्होंने प्रथम कर्नाटक युद्ध में नवाब को पराजित किया था। अब डुप्ले की महत्वाकांक्षा का अंत होने लगा और अंग्रेजियों की जो महत्वाकांक्षा थी उनका मनोबल अब बढ़ने लगा। क्लाइव की लोकप्रियता अब बढ़ने लगी और बंगाल में भी क्लाइव को कार्य करने का मौका मिला। अंग्रेजों ने पहली बार प्रत्यक्ष रूप से भारतीय राजनीति में हिस्सा लिया। इम्पोर्टेंट है ये, भारतीय राजनीति में हिस्सा। पहली बार अंग्रेज, ठीक है। अंग्रेजों ने भारतीय राजनीति में हिस्सा पहली बार कब लिया? द्वितीय कर्नाटक युद्ध में। द्वितीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति 1754 में होती है। पांडिचेरी की संधि होती है। कौन सी संधि होती है? पांडिचेरी की संधि। पांडिचेरी की संधि होती है 1754 में। 1754 में पांडिचेरी की संधि होती है और इस संधि के साथ ही दूसरा कर्नाटक युद्ध समाप्त होता है, ठीक है। इस संधि के प्रावधान यही थे कि जिसके जो क्षेत्र हैं उनको वापस कर दिया जाए। और ये अंबूर का युद्ध जो हुआ था इसमें चंदा साहब को नवाब बनाया गया था। किसको बनाया गया था नवाब? चंदा साहब को कर्नाटक का नवाब बनाया गया था, ठीक है। ये सब हुआ था। फिर पांडिचेरी की संधि के बाद इसमें प्रावधान जो होने थे, जैसे कि जिसने जो क्षेत्र जीता था
उसको वापस कर दिया गया था। ठीक है। तृतीय कर्नाटक युद्ध। तीसरे कर्नाटक युद्ध की शुरुआत 1758 से शुरू होती है और 1763 में इसकी समाप्ति होती है। यूरोप में जब ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया ने एक वहाँ पर सिलेसिया एक स्थान था, सिलेसिया, जो ऑस्ट्रिया और पर्शिया के आसपास का क्षेत्र था, उसे पुनः प्राप्त करना चाहा। इसी के चलते यहाँ पर एक सप्तवर्षीय युद्ध होता है। सप्तवर्षीय युद्ध होता है। इसी का परिणाम था कि भारत में भी इस युद्ध का प्रसार हुआ और इस युद्ध का प्रसार होने से अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष बढ़ा। इसलिए कहा जाता है कि तृतीय कर्नाटक युद्ध यूरोप में चल रहे सप्तवर्षीय युद्ध का ही परिणाम था। 22 जून 1760 में 22 जनवरी 1760 में जब वांडीवाश का युद्ध होता है, वांडीवास का युद्ध, तो इसमें अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसियों को पराजित किया जाता है। फ्रांसीसी पराजित होते हैं, फ्रांसीसी पराजित होते हैं और अंग्रेजों की विजय होती है। इससे अब सिद्ध होने लगा कि भारत में अब अंग्रेजों का शासन स्थापित होगा, क्योंकि अंग्रेजों की शक्ति के आगे और कोई भी यूरोपीय शक्ति टिक नहीं सकी थी। इस युद्ध की समाप्ति 1763 में एक संधि होती है, जिसे पेरिस की संधि कहा जाता है। अर्थात पेरिस की संधि के साथ ही तृतीय कर्नाटक युद्ध समाप्त होता है और अब यह सिद्ध हो गया कि भारत में राज करेगा तो केवल ब्रिटिश। अब आगे आने वाली वीडियो में हम ब्रिटिश की राजनीतिक शक्ति और उसकी प्रशासनिक शक्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे। किस प्रकार से ब्रिटिश भारत में विस्तार करते हैं। और अब हमें यह समझना होगा कि फ्रांसीसी इतने शक्तिशाली होते हुए डुप्ले जैसा एक गवर्नर, और वो डुप्ले जिसने प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किया था और उसको सफलतापूर्वक मुकाम तक ले गया था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि फ्रांसीसियों की हार हो गई और ब्रिटिश जीत गए थे। इसे समझने के लिए हमें समझना होगा कि फ्रांसीसियों की पराजय के कारण क्या थे। फ्रांसीसियों की पराजय के कारण मुख्यतः यहाँ पर निरंकुश राजतंत्र था। निरंकुश राजतंत्र था और भारत में फ्रांसीसी कंपनी के आर्थिक महत्व को समझने में विफल रहे। भारत में जो फ्रांसीसी थे वो आर्थिक महत्व को नहीं समझ सके थे। फ्रांस की ईस्ट इंडिया कंपनी एक सरकारी कंपनी थी। सरकारी कंपनी थी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, और कंपनी के अधिकारियों में व्यापारिक लाभ की चिंता नहीं थी। व्यापारिक लाभ कमाने की चिंता नहीं थी
और अधिकारी जो थे उनमें सहयोग की भावना नहीं थी। सहयोग की भावना नहीं थी। फ्रांस की नौसैनिक शक्ति अंग्रेजों की तुलना में कमजोर थी। नौसैनिक शक्ति कमजोर थी। सत्ता का केंद्र फ्रांसीसियों ने अपनी सत्ता का केंद्र पांडिचेरी को बनाया था। पांडिचेरी को बनाया था, जबकि अंग्रेजों ने बंगाल को अपनी सत्ता का केंद्र बनाया। यह भी एक कारण रहा, क्योंकि संसाधनों की दृष्टि से पांडिचेरी बंगाल की तुलना में कमजोर था। ठीक है। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों की तुलना में फ्रांसीसी आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर हो गए थे। आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर हो गए थे और अधिकारियों में आपसी विश्वास नहीं था। ठीक है। अधिकारी अविश्वास करते थे एक दूसरे पे। ये सारे कारण जो हैं फ्रांसीसियों के पराजय के कारण में गिने जा सकते हैं। अब आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगली वीडियो में हम भारत में ब्रिटिश कंपनी के विस्तार के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।